हेलो एवरीवन। हम लोगों ने काफी फार्मूले देख लिए। सर्कुलर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, और अभी हम न्यूमेरिकल पे भी आएंगे। अभी हमने एक न्यूमेरिकल कराया है और कई सारे न्यूमेरिकल भी कराने हैं, लेकिन जब तक पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है किसी भी टॉपिक की, किसी भी कॉन्सेप्ट की, तब तक वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हम नहीं कर पाते हैं। तो अभी काफी कुछ हमें थ्योरी में और भी बतानी है चीजें। और जेई में नेट नीट वगैरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। इवन पूरी थ्योरी नहीं, और भी कई सारे टॉपिक्स, दूसरे टॉपिक्स की भी चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, वो हम अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं। धीरे धीरे वीडियो हम उन टॉपिक्स भी बनाएंगे डालेंगे, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि उनके बारे में, जैसे हमने कहा था प्लेनर मोशन स्टार्ट होने से पहले, कि आपको वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हालांकि उस पर मैं वीडियो फिर से अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर अगर प्लेनर मोशन की वीडियोज मेरी समझनी है आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए, और उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जेई में नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड कभी नहीं आते हैं, 2, 3 या मल्टीपल कॉन्सेप्ट। और इसका मीनिंग क्या है कि एक क्वेश्चन में हो सकता है 2 चैप्टर्स यूज हो जाए, हो सकता है 3 चैप्टर्स यूज हो जाए, हो सकता है मोर देन 3 चैप्टर्स यूज हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस जब हम टॉपिक वाइज करते हैं किसी भी चैप्टर के, जैसे सर्कुलर मोशन में, तो उस पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हाँ, बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे नीट में जैसे पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत आते हैं उसमें भी। सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड तो बहुत ही कम आते हैं जेई मेंस वगैरह में, एडवांस वगैरह में। तो वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो हम लोग करेंगे, 10-20 क्वेश्चन जो आ जाते हैं, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड, तो उसके लिए और भी चैप्टर्स प्रिपेयर होने चाहिए आपके, और ये तो अच्छा होना ही चाहिए। बिना सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन उसमें लग रहा है तो बिना उसके तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदर चैप्टर्स का भी कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे। तो अभी हम लोग आते हैं एक सिंपल सा, हम छोटा सा वीडियो एक और बनाना चाहते हैं किस पे, कि जितने भी मैंने डेरिवेशन कराए सर्कुलर मोशन में, उनको अगर एक ही सिंगल स्ट्रोक में, एक बार में सारे डेरिवेशन हमें करने हैं सिंपल वे में, तो कैसे करेंगे, तो उसका क्या तरीका होगा, और उसमें कुछ चीजें और आपको नई चीजें समझ में आएंगी उस डेरिवेशन में। तो डेरिवेशन कभी खराब बेकार नहीं होता है। हर एक डेरिवेशन में एक नई चीज में समझ में आती है, क्वेश्चन करने के तरीके समझ में आते हैं। इसलिए डेरिवेशंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डेरिवेशन इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, और दैट इज द सिंपलेस्ट पार्ट, दैट इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस, सिंपलेस्ट पाथ टू derive to solve any numerical problem। ओके, देन अब हम लोग चलते हैं इन ए सिंगल स्ट्रोक कैसे हम सारे डेरिवेशंस को करेंगे। तो देखिए, और ये जो डेरिवेशंस होंगे वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सभी के लिए एप्लीकेबल है। पहले भी मैंने बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ। केवल एक डेरिवेशन हमने जो कराया था एवरेज एक्सीलरेशन का, वो बोला था मैंने कि दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एवरेज एक्सीलरेशन। तो डेरिवेशंस या डेरिवेशंस ही लिखते हैं, डेरिवेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन in a single stroke। एक ही थ्योरी में सारे डेरिवेशंस कैसे हो जाएंगे सिंपल वे में। देखिए, वही चीज फिर से हम चलते हैं बारी बारी से, कि एक पार्टिकल है जो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इसका सेंटर है ओ। तो हमारी वही अपनी रेफरेंस एक्सिस हो गई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में
जे कैप लेते हैं वही चीज। मान लेते हैं जो पार्टिकल इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा है एट ए टाइम इंस्टेंट टी पर, पार्टिकल यहां पर है इस पॉइंट पी पे, ठीक है। टाइम इंस्टेंट टी पे पार्टिकल हमारा कहां पर है, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी है, हमने नाम दे दिया। तो इसका रेडियल वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। सी आर रेडियस है इसकी। अब इस पार्टिकल का जो पार्टिकल टी टाइम में मान लेते हैं एंगल कितना रोटेट कर गया, थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन टाइम इंटरवल टी, ओके। इस रेडियल वेक्टर को हम आगे और एक्सटेंड करते हैं, ये दिस इज द रेडियल वेक्टर। इस पॉइंट P से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमें एक काम करना है सिंपल सा, क्या काम करना है, हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना है इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। तो ये डायरेक्शन है रेडियल वेक्टर की, और मान लेते हैं इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया n1 कैप से। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर n1 कैप लिखा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैप लगा के। अगर ये थीटा एंगल है तो बाई ज्योमेट्री ये भी एंगल थीटा ही होगा। और अगर हमें इधर यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम क्या करेंगे, P से आगे थोड़ा चल के और यूनिट लेंथ इतनी ले लेंगे, इतनी लेंथ को क्या मान लेंगे, यूनिट 1 लेंथ के बराबर एक वेक्टर ले लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तभी इसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। इतना हमने कट कर लिया और इस वेक्टर की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट किया गया है n1 कैप से, इसको मैं लिखना चाहता हूं। तो ये 1 लेंथ अगर है तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस। तो जब हम यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, तो x के अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 1 sin थीटा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर मिल जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, इधर 1 sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में अगर हमें लिखना है 1 cos थीटा मतलब cos थीटा, क्योंकि यहां से हम अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो हमने मान रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा और ये आ जाएगा sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में हम पहले से जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो हम लिखेंगे तो cos थीटा इंटू i कैप, और इधर कंपोनेंट कितना sin थीटा, 1 इंटू sin थीटा मतलब sin थीटा इंटू j कैप, क्योंकि इसके पैरेलल, ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप। तो n1 को क्या लिख देंगे हम लोग, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, सिंपल। ये हो गया रेडियस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस। अब इस टेंजेंट की डायरेक्शन में भी हमें मान लेते हैं कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, n2 मान लेते हैं इसको, दिस। अब आप देखिए रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये रेडियस ये टेंजेंट। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है इसलिए ये क्या बन गया, थीटा। अब ये अगर थीटा है तो इस वाली लाइन को मैं थोड़ा और पीछे इधर बनाता हूं, दिस, ठीक है। अब इस वेक्टर के हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। इधर भी मान लेते हैं यूनिट लेंथ यहां से यहां तक और उसके दो कंपोनेंट निकालेंगे। तो अगर ये थीटा है और यहां से यहां तक टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, उसकी हमें जरूरत ही नहीं, यही लेते हैं, ये इससे काम चल जाएगा थीटा से, ठीक है। तो इसके अगर यहां से यहां तक यूनिट लेंथ हम ले रहे हैं कितना, इसको हम
इस तरीके से, ये थीटा है और यहां से यहां तक यूनिट लेंथ हमने ले ली इस डायरेक्शन में, तो इधर भी क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये 1 है, 1 cos थीटा, क्योंकि थीटा इधर बन रहा है तो इधर कंपोनेंट होगा cos थीटा, 1 cos थीटा और 1 sin थीटा। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें फिगर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल वे में समझिए, क्योंकि इधर की चीज समझ में आ गई तो इधर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, तो इधर कंपोनेंट होगा cos थीटा और इस डायरेक्शन में sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हमें मिले इस यूनिट वेक्टर के, एक along द माइनस एक्स एक्सिस उल्टा है और एक along द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के कौन कंपोनेंट जाएगा, cos वाला, और इधर जाएगा sin वाला। तो n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये sin कंपोनेंट इधर आया तो माइनस sin थीटा आई कैप, और cos थीटा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में गया तो प्लस cos थीटा जे कैप। ये हो गया n2 और ये हो गया n1। बड़ी आसानी से हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए दो डायरेक्शन में, एक रेडियल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पता है, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता हमें, अब हम लिखते हैं इस रेडियल वेक्टर को, ये ओपी वेक्टर रेडियल वेक्टर है। तो रेडियल वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, रेडियल वेक्टर को सीधे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू, इस रेडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस के बराबर, r के बराबर, तो मैग्नीट्यूड इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, n1 कैप, तो इसको हम लोग लिख लेंगे n1 कैप, और n1 कैप की वैल्यू डाल दीजिए r ब्रैकेट cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ये हमारा आर वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल जो इस पे रोटेट कर रहा है, चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम इंस्टेंट टी पर इसका पोजीशन वेक्टर आर है। और जैसा कि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एज वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर n2 कैप की डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो इसी को क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dr बाई dt। r तो कांस्टेंट है, ऐसे रहा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस sin थीटा, और थीटा टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा। थीटा cos थीटा का sin थीटा हो गया, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, d थीटा बाई dt इंटू में आ जाएगा, और इंटू आई कैप यूनिट वेक्टर पहले से। सिमिलरली sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा, d थीटा बाई dt इंटू जे कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर v। ओके, अब d थीटा बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। अब इसको हम जानते हैं d थीटा बाई dt को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ओमेगा यहाँ और ओमेगा यहाँ कॉमन मिल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा r ओमेगा और ब्रैकेट के अंदर माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ये आ गया हमारा v। v की वैल्यू आ गई है। अब जो पहला रिलेशन था v इक्वल्स टू r ओमेगा, वो यहीं से आ जाएगा। इसको हम क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए r इंटू ओमेगा, और ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है वो ये है, टेंजेंट की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर n2 कैप, दैट मींस इसको हम लिख सकते हैं n2 कैप, यूनिट वेक्टर n2 कैप। तो वेलोसिटी v का जो मैग्नीट्यूड है वो r ओमेगा है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, n2 कैप, यूनिट वेक्टर n2 की डायरेक्शन में है, दैट मींस टेंजेंट की डायरेक्शन में।
तो सीधा आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मिल जा रहा है। ओके, अगर दोनों तरफ मॉड लेंगे हम तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है बाय डेफिनेशन, जानते हैं, या अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे भी वेक्टर से तो वही 1 आएगा। ठीक है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। पहला रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन से हम दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट मीन स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो at इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी, और v की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा। तो d बाई डी टी और v की जगह हमने आर ओमेगा डाल दिया। r कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, r को ऐसे लिखा और d ओमेगा बाई डी टी लिख दिया। d ओमेगा बाई डी टी बाय डेफिनेशन क्या होता है, अल्फा, r अल्फा। तो a टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये दूसरा रिलेशन आ गया, a टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू आर अल्फा, यही प्रूव किया गया था। और ये कब होगा, जब ओमेगा चेंज हो रहा होगा। अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो ये दूसरा रिलेशन था। तीसरा रिलेशन क्या था कि नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि जो वेक्टर v है इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो नेट एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। अब देखिए v की वैल्यू है ये, इसमें हम ये डी थीटा बाई डी टी को हमने ओमेगा लिख दिया था, ये आया था इस वैल्यू। ठीक है, अब जनरल फॉर्मेट में अगर हमें इसको निकालना है तो हम मान के चलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ओमेगा भी चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई चीज हम स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, एक जनरल कंडीशन। तो ओमेगा भी चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, रेडियस तो कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ की, और थीटा भी चेंज हो रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है। तो यहाँ पर अब क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी जब करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, आर ऐसे ही रहा। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि थीटा भी चेंज हो रहा है और ओमेगा भी चेंज हो रहा है। ओके, तो जनरल फॉर्मेट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट क्या है, ओमेगा इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस तो ऐसा ही रहेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का क्या हो जाएगा इंटू में डी थीटा बाई डी टी, और आई कैप यूनिट वेक्टर ऐसे ही रहेगा। ये हुआ पहले टर्म का, प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस लिख लेते हैं हम लोग, माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा इंटू में डी थीटा बाई डी टी और जे कैप, ये ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन ये लिखा हूं, प्लस सेकंड है ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये सेकंड हो गया, इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या था, ओमेगा, क्योंकि वो भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज डीवी बाई डी टी। अब देखिए फिर से डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा कॉमन मिल जाएगा बाहर, और इसको आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये ओमेगा बाहर निकल के आएगा, ओमेगा स्क्वायर, और आर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आर, और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस आ गया, और यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये आ गया ए। अभी पहला टर्म आया, यहां देखिए
ये r यहां भी मल्टीप्लाई होगा जाके, तो प्लस r टाइम्स ब्रैकेट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और इनटू में क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। ठीक है, तो इसकी जगह हम अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और बात कर सकते हैं, अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। इसको पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, डी ओमेगा बाई डी टी। इसकी जगह हम अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो कई सारे मैनिपुलेशन करके कई सारे फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब देखिए, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे यूनिट वेक्टर n1 का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर n1 कैप माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप, n2 वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस आर और n2 कैप इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ये आएगा। इस r को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये r कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के अंदर हम ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस r को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा r ओमेगा डी बाई डी टी, और ये r अंदर गया r ओमेगा, और r ओमेगा होता है v, दैट मीन्स ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर r n1 कैप प्लस दिस इज r अंदर ले जाएंगे तो v बन जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई dt, dv बाई dt n2 कैप, n2 कैप। बड़ा साफ सुथरा रिलेशन है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे और अच्छे से लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर r, और इसको माइनस को इसके साथ लिख दिया, माइनस n1 कैप प्लस dv बाई dt, dv बाई dt n2 कैप। ये अब देखिए इस चीज को, ये है नेट एक्सीलरेशन, और नेट एक्सीलरेशन हमेशा दो एक्सीलरेशंस का वेक्टर समेशन होता है सर्कुलर मोशन में, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। अब देखिए साफ साफ इसमें दिख रहा है, ये एक एक्सीलरेशन है फर्स्ट वाला, जिसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर, और डायरेक्शन है माइनस n1 कैप। तो n1 कैप की डायरेक्शन तो ये थी, माइनस n1 कैप की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर, तो ये सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सीलरेशन। n2 की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में है, तो n2 की डायरेक्शन में ये वाला एक्सीलरेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया dv बाई dt, डायरेक्शन कौन बताएगा, n2 का। तो ये हो गया रेडियल एक्सीलरेशन और ये हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या कह सकते हैं ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दो कंपोनेंट आ गए। अब मैग्नीट्यूड अगर हम आप निकालेंगे तो ये यूनिट वेक्टर्स है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक यूनिट वेक्टर ये, एक यूनिट वेक्टर ये 90 डिग्री पे। तो जब हम आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंदर रूट क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही चीज जो पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं बाय ज्योमेट्री और ये सब लगा करके। ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड। अब इसी में हम लोग केस बना सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये v चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ओनली ये बचेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो ये v चेंज हो रहा होगा, तो dv बाई dt 0 नहीं आएगा, तो ये कंपोनेंट भी आएगा वैल्यू कुछ, और ये कंपोनेंट की वैल्यू भी कुछ आएगी। तो दोनों ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे, रेडियल और टेंजेंशियल। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट करके हम निकाल सकते हैं, मॉड करके, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं, और एंगल वगैरह पता करना है तो वो भी पता कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने बता दी है। मैं केवल सिंगल स्ट्रोक में ये बताना चाहता था कि सारे पैरामीटर, सारे रिलेशंस को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। एक v इक्वल्स टू आर ओमेगा आर अल्फा, ए टी इक्वल्स टू, एंड थर्ड ये कि नेट एक्सीलरेशन जो होता है वो दोनों के समेशन के बराबर होता है, और ये सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए है और सभी टाइप के मोशंस के लिए है। बस हमें ये याद रखना है कब कौन कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमेशा अगर करेगा
ये केवल तब अकर करेगा जब स्पीड चेंज हो रही होगी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को शो कर रहा है एटी। ठीक है, और एटी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। तो इस डीवी बाई डी टी की जगह हम आर अल्फा भी डाल सकते हैं, नया एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं। ओमेगा को वी बाई आर डालो तो ये वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर माइनस एन वन कैप प्लस आर डीवी बाई डी टी की जगह ये टेंजेंशियल वाला आर अल्फा डाल सकते हो, तो आर अल्फा एन टू कैप, तो आर आर कॉमन होके कुछ ना कुछ हो, फिर ऐसे मैनिपुलेशन करते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले बनते जाएंगे। बेसिक सारे जो रिलेशंस हैं वही यूज हो रहे हैं और करते जाइए, सारे बनते जाएंगे। तो ये मेन फार्मूला एक तरीके से यही है, इसी से हम सारी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये दो रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी और मतलब टेंजेंशियल या लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन, और ये नेट एक्सीलरेशन जो कि रेडियल और टेंजेंशियल के समेशन के बराबर होता है। तो सिंगल स्ट्रोक में ये सिंपल कहानी थी, ये याद रखनी है। और इसका प्रोसेस में बहुत सारी चीजें हमने यूज की, कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कैसे मैथमेटिक्स यूज करते हैं, क्या है सारी चीजें। तो ये सब पार्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये तरीके भी हैं, एक तरीके से डेरिवेशन एक तरीका ही होता है। थ्योरी अगर अच्छी है तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा, डेटा लिखा और फार्मूले में याद है। जितना डिराइव करोगे आप उतने ही फार्मूले आपको रटेंगे, जितने न्यूमेरिकल लगाओगे उतना और ज्यादा रट जाएंगे। ये होता है बेसिक तैयारी या प्रिपरेशन करने का तरीका। ओके, बाकी आगे हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। फिर इसमें और आगे आते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो उससे बेसिस क्वेश्चन, फिर उसको थोड़ा और डेवलप करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसी में दूसरे चैप्टर्स इन्वॉल्व करेंगे, वो इन्वॉल्व करके कैसे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से आगे धीरे धीरे करते रहेंगे। थैंक यू।